हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? वेल, एक बार फिर से स्वागत है आपका रिजल्ट गुरु 2.0 पे। हैप्पी होली टू यू एंड योर फ्रेंड्स। और आज हम फिर से शुरुआत करने वाले हैं इंग्लिश के साथ। तो कल आपका एग्जाम है। सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। लास्ट मिनट पे जो भी आपको अभी तक पढ़ना रह गया उसको पढ़िए। एंड ये जो रिवीजन वाले क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, तो बिलीव मी, कल भी आपने देखे होंगे क्वेश्चंस और आज भी ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़कर जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में हो सकता है आपको फिर से मिल जाएं, वोकैबुलरी स्पेशली। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एंड कल को क्योंकि आपका एग्जाम है और होली वाले दिन भी आप बैठकर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप अपने एग्जाम के लिए वाकई बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और भैया एग्जाम क्लियर होने ही वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देना है। बहुत अच्छे से ध्यान से सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है और आंसर करना है। तो चलिए, मैं अदिति रस्तोगी आपका स्वागत करती हूँ रिजल्ट गुरु 2.0 में। और यहाँ पर हम इंग्लिश के रिवीजन क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो रिवीजन क्वेश्चन जो आपके लास्ट मिनट की तैयारी आपको कराएंगे, मतलब आपके एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आज फिर से हम कुछ रिजल्ट गुरु में यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होली के दिन भी हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमने वादा किया है कि हम 24/7 आपको पढ़ाएंगे और इसलिए आपकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट कराएंगे। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपको आपके एग्जाम में हेल्प आउट करेगा, है ना। और यही क्वेश्चंस है जिन इन रंग बिरंगे क्वेश्चन से आपके जीवन में भी रंग भर जाएंगे। जब आप CHSL का एग्जाम क्लियर कर लेंगे ना, तो वैसे ही आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों के रंग भरने वाले हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एंड फिर से वही स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर अभी तक रिजल्ट गुरु का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो भैया इस ऐप को जरूर डाउनलोड करो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं, सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले, लाइव टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो आपको डेली गजेट, जिसमें आपको 300 प्लस क्वेश्चन रोज मिलते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। तो इनको करना ना भूलें। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। वही CHSL का पैटर्न लेकर मैं आई हूँ। ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ये जो आपको बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्प आउट करेंगे और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। तो चलिए आइए आ जाते हैं आज के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। आपको इन स्पेलिंग्स में एक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है जिसको आइडेंटिफाई करना है। मतलब इन चारों में से एक वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, और उसी को आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी। तो चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो चलिए बताइए, मतलब इनकरेक्ट है। इनमें से कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है? मतलब 3 करेक्ट होंगी, एक इनकरेक्टली स्पेल्ड होगा। तो रॉग, लेकर, प्लेक या बुटीक। तो इसमें गलत कौन सी स्पेलिंग हो जाएगी? जल्दी जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए कि क्या आंसर होना चाहिए। वेल, इसका आंसर हो जाएगा प्लेक। प्लेक की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। इसकी स्पेलिंग होती है PLAQUE। तो प्लेग की स्पेलिंग ये होती है। प्लेग बेसिकली एक हार्मफुल थिंग भी होती है, जो आपके टीथ के ऊपर होती है, एक बीमारी की जैसा होता है। प्लेग और भी चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है। तो यस, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, वो क्या हो जाएगा आपका? प्लेग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, प्लेग बेसिकली एक स्टोन, एक मेटल के लिए भी यूज करते हैं, जिसपे जनरली नेम्स लिखे जाते हैं। जो आप कभी कभी अपने घर के आगे जो नेम प्लेट लगाते हैं, तो वो जो प्लेग होती है वो भी प्लेग कहलाई जाती है। ठीक है, तो प्लेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भैया आपको क्या करना है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बहुत ध्यान से ना क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कई बार अगर हम क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते ना, तो हम उसमें भी गलतियां कर देते हैं। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये ट्रिक जरूर आपके काम आएगी। देखिएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल improve the underlined part of the sentence. In case no improvement is needed, select no improvement as your answer. Now, अब यहाँ पर सेंटेंस क्या है? एज वी हैव बीन नेबर्स, आई हैव नोन मिसेस शशि सिंह सिंस मोर देन 16 ईयर्स। तो इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है वो है आपका सिंस मोर देन 16 ईयर्स। तो मुझे बताइए कि इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट जरूर करते रहिएगा। भले ये रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन इसे लाइव ही समझिए। आपको कमेंट में आंसर्स देते हुए चलना है, ताकि मैं बाद में देख पाऊँ कि हाँ भैया किसने सीरियसली पढ़ाई की है। एंड कमेंट करते रहेंगे तो आपका भी एक रिवीजन होता रहेगा, आपको मजे आते रहेंगे, बिल्कुल लाइव क्लास वाले। तो जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। वेल, मैं आपको बता दूं, देखो कभी भी अगर हम बात करें कि कोई टाइम अगर
अगर काउंटेबल टाइम होता है, अगर हमारे पास टाइम कैसा होता है, काउंटेबल होता है, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, काउंटेबल मतलब जिसमें यूनिट्स आपके साथ में आ जाए, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं, ना कि सिंस का। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंस की जगह क्या आना चाहिए था, फॉर मोर देन 16 ईयर्स। तो जहाँ पर ऐसे आ जाए जैसे फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 5 आवर्स, तो जब ये यूनिट्स साथ में आ जाए तब हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और सिंस जब कोई टाइम अनकाउंटेबल हो, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, या फिर वो पर्टिकुलर हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, तब आप सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसमें आपके पास कोई भी आगे यूनिट नहीं होता है। तो भैया यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो नो इम्प्रूवमेंट का तो मतलब ही नहीं बनता, सिंस तो गलत है। और अगर हम आंसर की बात करें कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आपका बाय मोर देन 16 ईयर्स। बाय नहीं होगा, है ना, फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर मोर देन 16 ईयर्स हो जाएगा। जब ऐसे यूनिट्स में टाइम आ जाए, यूनिट्स में आ जाए 16 ईयर्स, 15 ईयर्स, ऐसे करके टाइम आ जाए, तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ नहीं करेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी करेक्ट सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। किसी को कोई भी डाउट हो तो भैया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिलीव मी, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर भी दूंगी, और साथ साथ अगर किसी को कोई डाउट्स रह जाते हैं तो वो क्लास में कंबाइंडली सबको एक साथ में बता भी दूंगी कि कैसा आपका जो ये डाउट्स है वो आपके हैं। ठीक है, आई मीन आपके क्या इसमें गलती है, कैसे आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसके पास है। नाउ अब आपको फिर से क्या करना है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। आपको इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इसमें किस में ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामेटिकल एरर इनमें से कौन से पार्ट में है। तो इन इंडिया, इफ इंडिया विल विन दिस मैच, दे विल विन द सीरीज। अब आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। देखो बिल्कुल सही और सटीक आंसर है वो क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। इसे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आई विल एक्सप्लेन यू इंटायरली। यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इफ इंडिया विल की जगह क्या हो जाएगा, विंस हो जाएगा। अब देखो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर आपको ये पूरा समझाती हूँ डिटेल में, बहुत ध्यान से देखिएगा। जनरली अगर हम सेंटेंस में इफ का प्रयोग करते हैं, इफ क्या होता है आपका, कंडीशनल सेंटेंस के लिए वर्ड होता है यदि ऐसा हुआ, तो इसके बाद हम हमेशा सेंटेंस को दो क्लॉजेज में बनाते हैं। ठीक है, सेंटेंस को किस में बनाते हैं, दो क्लॉजेज में। तो इफ आया और इफ के साथ सेंटेंस दो क्लॉजेज में फॉर्म होगा। इफ क्या है भैया, इफ आपका एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो फिर से इफ आया, इफ के बाद सेंटेंस किस में बनेगा, दो क्लॉजेज में। तीन कंडीशन बनती हैं, एक प्रेजेंट की कंडीशन, एक पास्ट की कंडीशन, एक फ्यूचर की कंडीशन। हम इनको नाम दे देते हैं टाइप 1 कंडीशन, टाइप 2 कंडीशन और टाइप 3 कंडीशन। तो तीन कंडीशन होती हैं। अब हमेशा याद रखिए, एक मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, वो ट्रिक क्या है ध्यान से समझिएगा। कभी भी अगर सेंटेंस में आपको इफ मिल जाए, तो इफ के तुरंत बाद वाले क्लॉज में कहीं पर भी अगर इफ या कोई भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन आपको मिल जाए, तो इसके तुरंत बाद वाले क्लॉज में किसी भी मॉडल का, तुरंत बाद मतलब एकदम बाद में, किसी भी मॉडल को, मतलब विल, शेल, वुड, शुड, कैन, कुड, इसको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर इफ के तुरंत बाद आपको इंडिया के बाद क्या मिल गया, विल मिल गया, जिसको कि हमने प्रयोग नहीं करना है। दूसरा, अगर ये इफ की कंडीशंस है तो कैसे सेंटेंस फॉर्म होगा, देखो अगर इफ का आया है तो अगर ये वाला सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब सिंपल प्रेजेंट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट में, जिसमें आ जाता है सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म हम बोलेंगे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म को, मतलब जिसमें वर्ब में एस और ई एस आता है, तो वो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। दूसरा, यहाँ पर अगर ये किस में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये वाला सेंटेंस आपका बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में। क्लियर होती है बात। या ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बन सकता है, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जो कि लाइक मतलब कंडीशन नहीं है, वो ऐसा होता ही है, वो ट्रुथ है, जनरल फैक्ट है। ठीक है, अब इफ के साथ अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में बना, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म,
ठीक है, ये वाला सेंटेंस। तो ये वाला बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड या फिर कुड या फिर शुड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखिएगा। मोडेल है, मोडेल के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। और अगर ये सेंटेंस बनता है पास्ट परफेक्ट में, मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की, सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये जो रिमेनिंग सेंटेंस है, क्लॉज है आपका, वो बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड या शुड, कुछ भी ले सकते हैं आप, प्लस हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कंडीशंस होती हैं जो हमें इफ के साथ फॉलो करनी है। तो इफ की यही 3 कंडीशंस हैं जो कि फॉर्म हो सकती हैं। अब ट्रिक क्या है कि इफ के तुरंत बाद वाले क्लॉज में हम कभी भी किसी मोडेल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ से विल हट जाएगा। अब जैसे विल हट गया तो इंडिया आ गया, और इंडिया क्या है, सिंगुलर है भैया, हमारा एक नेशन है, एक कंट्री है हमारी, तो सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, तो विन की जगह क्या हो जाएगा, विंस हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, इफ इंडिया विंस, विल हट जाएगा, विन आ जाएगा, विंस आ जाएगा। इफ इंडिया विंस दिस मैच दे विल विन द सीरीज। अगर इंडिया इस मैच को जीतती है तो वो सीरीज को जीत जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से ये सेंटेंस बनता है। ये अगर आपको पसंद आया तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मोर ओवर, अगर आपको ये कंडीशन वाली क्लास पूरी पढ़नी है तो मैंने डिफेंस रिजल्ट गुरु पे ये कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से पूरी क्लासेस, कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से पूरी क्लास मैंने पढ़ाई हुई है डिफेंस रिजल्ट गुरु पे। तो एक बार उसे जाकर आप पढ़ लीजिए, डिटेल में मैंने सब कुछ वहाँ पर पढ़ाया हुआ है। याद रखिएगा, डिफेंस रिजल्ट गुरु कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से पूरी की पूरी क्लास है जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई हुई है। आप वहाँ जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ अब ये आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। बोले तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपसे पूछे गए हैं। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है, अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स, documents etc that represent a person's especially an artist work। इसको क्या बोला जाता है? इज इट पोर्टफोलियो, प्रोफाइल, डॉजियर या स्केच? तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेट फॉर अ मिनट, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। यस, तो जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो मैं इसका आंसर मैं ही आपको खैर बता देती हूँ कमेंट में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। यस, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा बीच में मुझे अनईजी सा फील हुआ, इसलिए मैंने थोड़ा सा वक्त ले लिया इसका आंसर देने के लिए। वेल, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, देखिए इसमें आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। मतलब ये जो 1 2 3 है ना, ये आप देख पा रहे हैं, तो ये जो ब्लैंक्स हैं इनको आपको फिल करना है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें लिखे हुए हैं और इसको हमको क्या करना है, फिल करना है। तो ये क्लॉज टेस्ट है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए सीधे हम आ जाते हैं इनके ऑप्शंस पे। तो आपसे सबसे पहले पूछा गया है, पहले पढ़ लेते हैं एक बार, सेंटेंस को पढ़ना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर ये आपको दिखा देती हूँ पूरा पैसेज। देखो, हम्पी इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया लोकेटेड नियर हॉस्पेट टाउन इन कर्नाटका स्टेट इंडिया। डैश द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी। तो अब क्या हो जाएगा, डैश ब्यूटीफुल टेम्पल्स, रुइंस ऑफ ऑल पैलेसेस। तो अब अट्रैक्शंस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन में क्या फिल होगा, अलोंग, असाइड, अवे, अमंग। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पर क्या फिल किया जाना चाहिए। द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन
उन अट्रैक्शंस के बीच में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अमंग। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, दैट इज अमंग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अमंग। तो यहाँ पर अगर हम फिल करें तो क्या हो जाएगा अमंग द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी, मतलब जितनी भी हम्पी में अट्रैक्शंस है उनके बीचों बीच, मतलब अमंग। देखो बिटवीन यूज करते हैं दो के लिए, दो से अधिक के लिए अमंग। तो अब हम्पी की जो अट्रैक्शन है वो ऑब्वियसली बहुत सारी होंगी वहां पर, तो वहां पर क्या हो जाएगा अमंग हो जाएगा। तो हम्पी डैश ब्यूटीफुल टेम्पल्स, तो अब यहाँ पर टू में भी डैश है, तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसमें। आपके पास ऑप्शन है आर इज वॉज वर, तो सेकंड वाले ब्लैंक में बताइए कि क्या फिल किया जाएगा। अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी आर, क्योंकि अट्रैक्शंस की बात की गई है प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। तो सेकंड का क्या आ जाएगा आंसर, आर विल बी द करेक्ट आंसर। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नाउ थर्ड ब्लैंक क्या है, रुइंस ऑफ पैलेसेस डैश ऑफ एक्वेटिक स्ट्रक्चर। तो पैलेसेस डैश, पैलेसेस रिटर्न्स रिमेन्स रिफंड्स या रेवेन्यूज, वहां पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है ऑफ एक्वेटिक स्ट्रक्चर्स पैलेसेस रुइंस ऑफ। अब रुइंस क्या है वहां पर बचे हुए हैं, तो ये क्या हो जाता है रिमेन्स। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा रिमेन्स आ जाएगा, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। The remains of aquatic structures and ancient markets, streets, royal pavilions, bastions, royal platforms, treasury buildings. The list is practically dash. अब list क्या है practically क्या है, फोर्थ ब्लैंक में देख लेते हैं क्या आना चाहिए, एंडलेस फाइनाइट फिनिश्ड रिटन। मतलब इतने सारे हैं ना कि भैया वो खत्म होने का नाम नहीं लेते, तो वो क्या है एंडलेस है। जो लिस्ट है वो कैसी है एंडलेस है, मतलब उस खत्म होने का नाम नहीं लेती, बहुत सारे वहां पर अट्रैक्शंस हैं। तो ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडलेस। अब देख लेते हैं लास्ट ब्लैंक में, हम्पी अराइव एट वेल कनेक्टेड हॉपसेट जंक्शन रेलवे स्टेशन डैश अबाउट 13 किलोमीटर फ्रॉम हम्पी। तो बताइए फिफ्थ में क्या आना चाहिए, लोकेटेड, फिटेड, प्लेस्ड या सेटल्ड। तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, ये इसकी लोकेशन के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा लोकेटेड अबाउट। यहाँ पर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से वर्ड्स हैं इस क्लॉज टेस्ट के, बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप पढ़ेंगे एक बार तो एक बार में पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कोई भी डाउट हो तो, और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। अगर कोई भी आपको लगता है कि मैम ये ऐसा क्यों हुआ, तो आप एक बार अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, एंड कमेंट आंसर भी करते रहिएगा, ताकि हमें भी क्लियर होता रहे कि हाँ आपने इसको पढ़ा है, मतलब मेरी मेहनत जो है ये कामयाब हुई है, क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। तो चलिए आइए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसके पास है। अब क्लॉज टेस्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। अगर किसी भी नो इम्प्रूवमेंट की, तो हर एक में वो मत बन जाना कुछ तो गड़बड़ है दया, क्या पता किसी में गड़बड़ ना हो, तो ध्यान से देखते हुए चलना भैया। सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंस क्या है। फाइनली अनन्या फाउंड हर पैट किटन ओवर द टॉप ब्रांच। तो इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है वो है ओवर द टॉप ब्रांच ऑफ अ ट्री, ये अंडरलाइन है। अब आपको बताना है कि इसमें क्या एरर है, और अगर एरर है तो इसके प्लेस पर क्या आना चाहिए। तो देखो उसको अपना किटन मिल गया, तो किटन कहीं पर तो बैठा हुआ होगा, चढ़ा हुआ, कहाँ पर चढ़कर बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है जो पेड़ है उसके ऊपर, जो उसकी ब्रांच है ट्री की, मतलब जो उसकी टहनी है उसके ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है। किटन मतलब बिल्ली का छोटा सा बच्चा, तो वहां पर चढ़कर बैठा हुआ है। तो अगर कोई चीज किसी सरफेस पे टच हो रही है, मतलब अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर बैठी हुई है, जैसे द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, क्योंकि वो उससे टच हो रही है, तो हम उस प्लेस पर क्या यूज करते हैं ऑन का प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर ओवर ना आकर क्या आना चाहिए था ऑन आना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा भैया ऑन द टॉप ऑफ द ब्रांच, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑन कहाँ पर यूज करते हैं, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और वो सरफेस को टच करती हो, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ओवर का प्रयोग जब कब करते हैं, ओवर का प्रयोग जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, वर्टिकल पोजीशन में हो और टच में ना हो, तब हम ओवर का यूज करते हैं। या कोई चीज किसी चीज से ढकी हुई हो, जैसे मान लीजिए मैं कोट पहन लूं या मैं ब्लैंकेट ओढ़ लूं, तो पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। तो किसी चीज को किसी चीज के ऊपर ढकने के लिए, जब ढकने की बात आती है तब हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे प्लेस द क्लॉथ ओवर द टेबल, या जैसे पुट द लिड ओवर द कॉल्ड्रॉन,
तो पुट द लिड ओवर द वेसल, तो ओवर द वेसल मतलब कोई चीज़ ढकने के लिए जब यूज़ करते हैं तब हम किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के सरफेस से टच हो रही है और किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर होती है बात? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है? इन जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती। क्लियर है? नेक्स्ट, कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर आप मुझसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसमें क्या डाउट है आपका। जो भी डाउट होगा वो मैं कमेंट करके ज़रूर आपको क्लियर करूंगी, अदरवाइज मैं आपको क्लास में भी उसको इलाबोरेट कर दूंगी। नाउ अब आपके पास क्वेश्चन है, ये आपको रीअरेंजमेंट करना है, मतलब जंबल्ड सेंटेंसेस गिवन है तो आपको बताना है कि इसका प्रॉपर रीअरेंजमेंट क्या होगा। तो चलिए आइए एक बार सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं भैया। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, टुडे respect is shown in different ways. She said students have a more questioning question questioning bent of mind. Okay, more in questioning bent of mind. Okay. Vidya Subramaniam occupies a small but privileged place in the dance world that has seen old guard giving place to the new. Back in the day, respect meant not sitting on even the same level as some once garish bunt. It is garish, but that is no longer true, especially for those who live in Western Belize. उसके बाद, for instance, she spoke of how the very idea of respect has changed over time. अब आपको ये बड़ा सेंटेंस बताना है कि ये रीअरेंजमेंट कैसे सॉल्व होगा। भाई कल वाले रीअरेंजमेंट बड़े सिंपल थे, इस रीअरेंजमेंट में थोड़ा सा ट्रिकी उन्होंने यूज़ किया, लेकिन बिलीव मी ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए तो जल्दी से बताते हैं कि इसमें फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। अब शी स्पोक आ रहा है, मतलब ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, इससे पहले किसी की बात की गई। विद्या सुब्रमण्यम, मतलब इससे कहीं ना कहीं सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। अब फॉर इंस्टेंस शी स्पोक, देखो ऑप्शंस में अगर हम जाएं तो हमें पता है कि भाई डी तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा, मतलब बी हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। ये तो हमें अच्छे से पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा है, या तो ए है या तो बी है ना। दूसरा, अब उसके बाद कौन सा आएगा, तो भैया सुब्रमण्यम की इसमें बात की गई। अब सुब्रमण्यम की जब बात की गई है तो सुब्रमण्यम ऑक्यूपाइज स्मॉल बट प्रिविलेज प्लेस इन अ न्यू, ठीक है, प्लेस ऑफ द न्यू, तो इन्हीं के बारे में बात की गई है। तो फॉर इंस्टेंस ही स्पोक ऑफ हाउ द वेरी आइडिया ऑफ रेस्पेक्ट हैज चेंज्ड ओवर टाइम। तो बी के बाद क्या आ जाएगा भैया, डी आ जाएगा। बी के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर उसी को बताया गया कि टुडे रेस्पेक्ट इज शोन, इस तरह से ए में बता दिया गया है ना। तो यस, तो डी ए, ये हो जाएगा आपका बी डी। अच्छा, पहले रेस्पेक्ट की बात यहाँ पर की गई है सी में। बैक इन द डे रेस्पेक्ट मेंट नॉट सिटिंग ऑन इवन ऑन द सेम लेवल, तो आ जाएगा सी और फिर आ जाएगा ए। तो ये आपका सीक्वेंस बनना चाहिए, तो बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होती है बात? चलिए तो आ जाते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है आपको, किसका एंटोनियम बताना है, एल्ट्रोस्टिक। तो एल्ट्रोस्टिक जो फिलेंथ्रोपिस्ट होता है, मतलब जो हर एक का भला करे, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्ट्रोस्टिक। और उसका आपको क्या बताना है, एंटोनियम। बोले तो बोले तो उसको ऑपोजिट बताना है। अब देखो सीरीन का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा काम हो, शांत हो। तो जल्दी से बताइए कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग, वो भी अच्छे के लिए यूज होता है, लेकिन आपको तो बताना है एंटोनियम। सेल्फिश या सॉफ्ट स्पोकन, स्पोकन जो बहुत ज्यादा सिंपल सा बोलता हो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट बोलता हो, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। आपको एंटोनियम बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, सेल्फिश। तो बी हमारा सेल्फिश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर किसकी बात की गई, हमने वर्ड क्या यूज करा था, एल्ट्रोस्टिक। एल्ट्रोस्टिक मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जो सबका भला करे। अब उसका मुझे एंटोनियम मतलब ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो ऑपोजिट वर्ड्स में अगर मैं वर्ड देखूं, आउटस्टैंडिंग जो बहुत ज्यादा अच्छा हो, वो तो हो नहीं सकता। हम मतलब उसका अगर वर्ड ऑपोजिट है तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव वर्ड होगा। सेल्फिश जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, तो अल्ट्रुइस्टिक कौन होता है, जो सबका भला करे। और सेल्फिश जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचे, तो ऑब्वियसली इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेल्फिश। बहुत ही सिंपल सिंपल वर्ड है, लॉजिकल सा वर्ड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे सिनोनियम पूछा गया है।
और कौन से वर्ड का सिनोनिम पूछा गया भैया? फॉलिएज का सिनोनिम आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि फॉलिएज का सिनोनिम क्या होगा? तो देखिए फॉलिएज का सिनोनिम हो जाता है आपका, जहाँ पर देखो फॉलिएज का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी चीज मतलब इतना ज्यादा ग्रीनरी ना हो, बिल्कुल जैसे मडी सा हर जगह हो, या मतलब जो ऑकवर्ड हो, उसके लिए हम फॉलिएज यूज करते हैं। तो ग्रीनरी इसका क्या हो जाता है? सॉरी, फॉलिएज, फॉलिएज जो रिलेट करता है आपको, आपका फ्लोरा फौना से रिलेट करता है, मतलब वहाँ पर जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं ये सब होते हैं। तो वो क्या हो जाता है, उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्रीनरी हो जाएगा। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी, फॉलिएज का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? जहाँ पर फ्लोरा फौना की बात की जाए, जहाँ फ्लावर्स हो, फ्रूट हो, तो उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं? शब्द ग्रीनरी का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो सिनोनिम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ग्रीनरी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर से वही जंबल वर्ड्स गिवन है, मतलब एक रीअरेंजमेंट गिवन है, और इसको आपको रीअरेंज करके बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ही पुट डाउन टू ड्राई एंड वेंट आउट टू काउंट हिज कॉइन्स। तो ही कौन है? अभी हमें नहीं पता, तो ये तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस ऑब्वियसली नहीं होगा। When he came back, it seemed like teapot had moved. ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। Akitu walked into an old curiosity shop and bought a teapot and took it home. ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। लेटर दैट डे ही क्लीन द टीपॉट, मतलब हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो दो ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं, तो अभी बचता है ए और फिर सी। नाउ अब क्योंकि वो सबसे पहले टी पॉट लेकर आया, फिर वो क्या हुआ, उसी दिन उसने टी पॉट को क्या करा? इट शोन लाइक द सन। लेटर दैट डे ही क्लीन द टी पॉट, तो उसने उसकी क्या करी? सफाई करी। और फिर ही पुट इट डाउन एंड ड्राई एंड वेंट आउट टू काउंट हिज कॉइन्स। व्हेन ही केम बैक, अब वो चला गया वहां से, तो ए आ गया, और फिर क्या आ गया? बी आ गया। व्हेन इट केम बैक इट सीम दैट लाइक टी पॉट हैड मूव्ड। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा वो ए हो जाएगा, दैट इज सी डी ए बी। तो सी डी ए बी इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। ए हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। ओके ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, मतलब इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे खुद ही कि ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और सिंपल है। अगर इस तरह के रीअरेंजमेंट आ जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। एंड ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि अभी सीजीएल के मेंस में हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 7 to 8 आपको PQRS मिले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि कल आपको PQRS का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाएगा जिसे आप बहुत ईजिली सॉल्व भी कर पाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपको टाइम के साथ साथ हर चीज़ का ध्यान रखना है, टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे ना लग जाए। विद इन 10 मिनट्स क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा कि आपका पूरा का पूरा इंग्लिश वाला सेक्शन कवर हो जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है रीअरेंजमेंट। और रही बात एक्टिव पैसिव वॉइस की, तो आपको विद इन 1 or 2 सेकेंड्स में ही अपना आंसर निकालना है, उससे ज़्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी बहुत हुआ तो 2 से 3 या 4 सेकेंड लग जाते हैं, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगता है, और उससे ज़्यादा टाइम आपको लेना भी नहीं है। चलिए तो आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसके पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। अब आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करना है। टाइमर्स एट ट्रैफिक सिग्नल्स दैट हेल्प मोटरिस्ट सेव फ्यूल by switching off their engines while waiting will soon be phased out due to technical dash। तो किस तरह के टेक्निकल क्या हो जाते हैं वहाँ पर? ग्लिचेस हो जाते हैं, टेक्निकल थोड़े से फॉल्ट्स हो जाते हैं, है ना, तो ग्लिचेस हो जाएंगे वहाँ पर, तो टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन टेक्निकल वर्ड सुनते ही आ गया माइंड में कि यार इसमें ग्लिचेस ही आ सकता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे फॉल्ट्स या डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो वो टेक्निकल ग्लिचेस बोले जाते हैं। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो ये एक तरह से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। तो ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है मतलब शिप का जो कलेक्शन होता है, जो जहाज होते हैं पानी के, उनका जो कलेक्टिव नाउन होता है वो आपसे पूछा गया है बेसिकली। तो जल्दी से बताइए उसका आंसर क्या होगा? क्रूजर्स, नेवी, वेसल्स, फ्लीट। तो देखिए शिप के कलेक्टिव नाउन को बोला जाता है फ्लीट। शिप के कलेक्टिव नाउन को क्या बोला जाता है? फ्लीट बोला जाता है। तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है जो इस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपके एग्जाम में भी बहुत सिंपल और अच्छे से इजी से क्वेश्चंस आएंगे, या यूं कह लीजिए कि अगर आपको वो क्वेश्चंस आते होंगे तो ऑब्वियसली वो आपको सिंपल और इजी ही लगने वाले हैं। ये जितने भी हमने अभी तक के मॉक टेस्ट किए हैं, डोंट वरी, ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे आपके एग्जाम में।
तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसके पास है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम, सिनोनियम मतलब पर्यायवाची, सेम मीनिंग वर्ड बताना है। किसका सेम मीनिंग वर्ड बताना है? कॉन्स्ट्रेंट का। तो कॉन्स्ट्रेंट का आपको क्या बताना है? सिनोनियम बताना है। कंट्रोल, कंसर्न, हजार्ड, बर्डन। तो इसका बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचिए सोचिए, आपको टाइम दे रही हूँ कुछ सेकेंड्स का। ये जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। यस, तो कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है, कॉन्स्ट्रेंट मतलब जब आप किसी चीज को, कॉन्स्ट्रेंट मतलब जब कोई चीज को ऐसे करके आप दबाव किसी चीज पर बनाते हो, मतलब आप उसे कंट्रोल में कर लेते हो, तो वो क्या हो जाता है? कॉन्स्ट्रेंट करना। तो कंट्रोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे याद करने के लिए हम एक और चीज का यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा कि एक ना ऐसे मसल को एक्सरसाइज करने के लिए एक ऐसे बैंड आता है, लाइक इसको आप ऐसे करके स्क्वीज करते हैं ताकि आपकी जो मसल्स की हैंड की एक्सरसाइज होती है, तो आप उसे क्या करते हैं? कॉन्स्ट्रेंट करते हैं ताकि आपका जो हाथ का जो मूवमेंट है वो चलता रहे। तो ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनके हाथ का मूवमेंट अगर रुक जाता है तो उनको एक्सरसाइज के लिए दिया जाता है। तो यू आर कॉन्स्ट्रेंटिंग दैट बॉल, और दैट जैसे उस प्लायर टाइप का होता है, उसको स्क्वीज करते हैं, है ना? तो वो क्या होता है? वही आपका कॉन्स्ट्रेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, select the most appropriate option to fill in the blank। अब fill in the blank करना है आपको। a dash of small stones is called mosaic। तो क्या होता है? तो मोज़ेक किसको बोला जाता है? किस चीज का? स्टोन्स का वो क्या होता है? तो स्टोन्स का वो एक पैटर्न होता है और उसको क्या बोला जाता है? मोज़ेक बोला जाता है। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है। किसका एंटोनियम बताना है? डिस्क्लोज। डिस्क्लोज मतलब सबको कोई बात डिस्क्लोज कर देना, मतलब बता देना। तो क्लोज को ऑपोजिट, क्लोज मतलब बंद, और डिस्क्लोज मतलब सबके सामने वो बात बोल देना। तो जब डिस्क्लोज करना तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हाइड करना, मतलब कंसील करना। और कंसील का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छुपाना, किसी चीज को हाइड कर लेना। तो कंसील का मीनिंग होता है हाइड करना। तो डिस्क्लोज का एंटोनियम भी क्या हो जाएगा? कंसील हो जाएगा। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। डिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब करना, कंप्लीट किसी चीज को कंप्लीट कर देना, पूरा कर देना। डिस्गाइज, डिस्गाइज भी बेसिकली जब कोई चेहरा किसी चेहरे के पीछे छिपा होता है, मतलब कोई इम्पोस्टर वगैरह, तो उसके लिए हम डिस्गाइज का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्क्लोज का मीनिंग जो ऑपोजिट हो जाएगा, वो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कंसील। कंसील का मीनिंग क्या होता है? टू हाइड समथिंग। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो रहे होंगे, क्वेश्चंस में मजा आ रहा होगा। एंड अगर क्वेश्चंस में मजा आ रहा है तो भैया क्लास को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और होली पे कितना मजा आ रहा है आपको पढ़ने में। वेल चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। मतलब आपको इसका डायरेक्ट स्पीच बताना है। ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच में गिवन है और ये बताना है कि आपको उसका डायरेक्ट स्पीच क्या होना चाहिए था। तो ब्रिंदा टोल्ड हर डॉक्टर दैट शी वॉज लिविंग फॉर बॉस्टन द नेक्स्ट डे। तो वृंदा ने अपने डॉक्टर को बताया कि वो लीव कर रही है। शी वॉज लिविंग मतलब पास कंटिन्यूस है, तो पास कंटिन्यूस है तो अगर देखा जाए इसका जो डायरेक्ट स्पीच रहा होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा होगा। क्लियर होती है बात? दूसरा टोल्ड हर डॉक्टर है तो क्या आया होगा कि ब्रिंदा सेड टू हर डॉक्टर, ये लिखा होगा आपके डायरेक्ट स्पीच में। तो ब्रिंदा टोल्ड टू हर डॉक्टर, टोल्ड के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते, ये यहीं पर गलत हो जाता है। ब्रिंदा टोल्ड हर डॉक्टर आई वॉज लिविंग, तो आई वॉज लिविंग नहीं रहेगा क्योंकि आपको प्रेजेंट को आपने किस में बनाया होगा? पास्ट में। ब्रिंदा सेड टू अ डॉक्टर आई एम लिविंग फॉर बोस्टन टुमारो, और यहाँ पर नेक्स्ट डे हम टुमारो के लिए ही यूज करते हैं। ब्रिंदा हैड टोल्ड हर, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सीधे सीधे शब्दों में वो सी हो जाएगा। सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और जब एक दो चीज़ का आप ध्यान रखते हैं ना, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपके लिए बेहद ईजी साबित होते हैं अगर आप कुछ पॉइंट्स का यहाँ पर ध्यान रखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। चलिए तो अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको अंडरलाइंड ईडियम का मीनिंग बताना है। ईडियम है एक अंडरलाइन जिसका आपको मीनिंग बताना है। इट टुक रोहन अ लॉन्ग टाइम टू हैंग ऑफ द मशीन, तो टू गेट द हैंग, टू गेट द हैंग ऑफ द मशीन। तो टू गेट द हैंग ये एक ईडियम है जिसका आपको क्या बताना है? मीनिंग बताना है। तो टू गेट द हैंग का मीनिंग क्या हो जाएगा? क्लीन एंड ड्राई, पुट अप सेफली,
लर्न हाउ टू यूज, तो इसका आंसर हो जाएगा लर्न हाउ टू यूज। तो टू गेट द हैंग का मीनिंग होता है किसी चीज को चलाना सीखना। तो यहाँ पर मशीन के बारे में बात हो रही है कि इतना वक्त लग गया रोहन को जानने में कि न्यू फैक्ट्री में जो मशीन आई थी तो उसका हैंग लेने में, मतलब उसको सीखने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टू गेट द हैंग मीनिंग टू लर्न समथिंग। क्लियर है, टू लर्न हाउ टू यूज समथिंग। नाउ सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इनमें से एक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है जो कि आपको पहचानना है। तो भैया जल्दी से बचानिए कि इनमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। करेक्टली बताना है, मतलब करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए। पैशन, पैशन की स्पेलिंग होती है FASHION, मतलब ये गलत है। इंजेक्शन, तो इंजेक्शन की स्पेलिंग भी होती है INGJECTION। इंटेंशन, इंटेंशन की स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट गिवन है। यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटेंशन। उसकी स्पेलिंग एग्जैक्टली करेक्ट दे रखी है। ट्रांजिशन की स्पेलिंग हो जाती है TRANSITION। तो बाकी तीन स्पेलिंग इसमें गलत गिवन थी, मैंने आपको उनका करेक्ट भी बता दिया है। तो इसका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी वाली स्पेलिंग ही इसमें ऐसी है जो कि करेक्टली स्पेल्ड है। बाकी तीनों स्पेलिंग इसमें करेक्टली स्पेल्ड नहीं है। ओके, चलिए तो इसी बात पे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसके पास है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज पैसिव फॉर्म। अरे वाह, बड़ा अच्छा सेंटेंस है ये। तो आपको बताना है कि इसका पैसिव फॉर्म, मतलब सेंटेंस ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में है जिसका आपको पैसिव में कन्वर्जन करना है। तो सेंटेंस क्या है, शी डिड नॉट फॉरगेट मी इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर अ ईयर। तो यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस आ रहे हैं। शी डिड नॉट फॉरगेट, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। आई हैव बीन अवे फॉर अ ईयर, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। तो अब चलिए देख लेते हैं। वैसे तो इवन दो बीच में आ रहा है, तो आई हैव नॉट बीन फॉरगॉटन इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर अ ईयर। तो अब डिड नॉट फॉरगेट है तो ऑब्वियसली वो हैव बीन में तो चला नहीं जाएगा, हैव नॉट बीन में तो नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपका, इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर अ ईयर शी हैड नॉट बीन फॉरगॉटन। तो क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो हैड नॉट बीन का भी कोई मतलब नहीं बनता। इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर अ ईयर शी डिड नॉट फॉरगेट मी। तो सेंटेंस क्योंकि आपको पैसिव में चेंज करना है तो डिड नॉट फॉरगेट एज इट इज नहीं आ जाएगा। दो आई हैव बीन अवे फॉर अ ईयर शी हैज नॉट फॉरगॉट मी, ये क्या बात हुई, शी डिड नॉट फॉरगेट मी, आई वॉज नॉट फॉरगेटन होना चाहिए था। इसमें कोई भी ऑप्शन देखा जाए तो चारों में से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था मी का क्या होना चाहिए था, आई। तो आई वॉज नॉट फॉरगॉटन, और ऐसा यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आई हैव नॉट फॉरगॉटन, ही हैड नॉट फॉरगॉटन। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन कैसा है, गलत है। और ये प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो क्वेश्चन है वही गलत हो, और जब क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए आपको बोनस मार्क्स दिया जाता है। तो ये आपका बोनस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस क्या बनना चाहिए था, शी डिड नॉट फॉरगेट मी, मतलब आई वॉज नॉट फॉरगॉटन इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर अ ईयर, ये सेंटेंस होना चाहिए था। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो गलत गिवन है, ठीक है। अब ये प्रिंटिंग एरर है या फिर प्रीवियस ईयर में ही ऐसे गलत गया हुआ था, वो बात अलग है। बट यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम इसको स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और दोस्तों अगर कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ऑप्शंस गलत दे रखे होते हैं, तो या तो नन ऑफ दीज आपका ऑप्शंस में आंसर होना चाहिए, या फिर उस क्वेश्चन का आपको बोनस मार्क्स मिलता है एग्जाम में, अगर ऐसा कभी होता है कि आपको गलत क्वेश्चन गिवन है तब। अब आपको फिट एज अ फिडल इस ईडियम का मीनिंग बताना है। तो फिट एज अ फिडल का मीनिंग हो जाता है द राइट साइज, साइनिंग हैप्पीली, सिंगिंग हैप्पीली, प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो भैया एज फिट एज अ फिडल क्या हो जाता है, टू बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो उम्मीद करती हूँ कि इस होली पे आप सब आज फिट एज अ फिडल रहेंगे। तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन अब हम आज का पढ़ेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर किसके पास है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस व्हिच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। मतलब इस सेंटेंस में एक ग्रामेटिकल एरर है जो कि आपको आइडेंटिफाई करना है। देख लेते हैं। आई डोंट रिकॉग्नाइज नन ऑफ द पॉलिटिशियंस हु हैव बीन इनवाइटेड टू द स्पीकर्स टुडे, टू बी द स्पीकर्स टुडे। बहुत ही सिंपल है, एरर तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है।
आई डोंट रिकॉग्नाइज मैं नहीं पहचानती, नन ऑफ द पॉलिटिशियंस, तो डोंट और नन ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। यहाँ पर हम नन की जगह एनी ऑफ द पॉलिटिशियंस यूज कर सकते थे। मतलब अगर मैं देखूँ तो गड़बड़ तो यहीं पर है, जो कुछ तो गड़बड़ है वो तो यहीं पर है, तो गड़बड़ आपकी किस में हो जाएगी, डी पार्ट में। डी पार्ट में गड़बड़ हो जाएगी, आई डोंट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ द पॉलिटिशियंस। यहाँ पर नन की जगह क्या होना चाहिए था, एनी का यूज होना चाहिए था। आई डोंट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ द पॉलिटिशियंस। क्लियर है, तो नन एटलीस्ट यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। क्लियर हुए ये क्वेश्चंस? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी पार्ट, तो डी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज पढ़े, जो कि आपको आपके कल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और अगर आप आज तैयारी कर रहे हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपका कल का एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। नेक्स्ट थिंग कि जिनका भी कल एग्ज़ाम है, वैसे तो अब मंडे से आपकी क्लास सॉरी अभी होली के बाद से आपकी क्लासेस फिर से रहेंगी ही रहेंगी। 9th को हम इनफैक्ट एक एनालिसिस भी करेंगे। जो भी एग्ज़ाम देकर आएंगे तो भैया वो रिजल्ट ग्रुप पे कमेंट करके 11 बजे एनालिसिस को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, सो दैट आप हमें बता सकें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि वही हेल्प आउट करेंगे आपको। जो आगे वाले स्टूडेंट्स हैं, जो जिनके एग्ज़ाम अब आने वाला है, उनको वो हेल्प आउट करेंगे। तो जिन जिनका एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, वेरी गुड लक। एंड सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं और आने वाले हैं। और आपको वोकैबुलरी भी एक बार अच्छे से पढ़कर जानी है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आपको हेल्पफुल साबित होंगी। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सारे आंसर्स। और ये भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और होली पे कौन कौन पढ़ रहा था, जो मुझे पता भी लग जाए कि हाँ भैया ये बच्चे सिंसियरिटी से पढ़ रहे थे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।